आज से तकरीबन 2600 साल पहले मात्र 32 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति ने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था। पूरी दुनिया को जीतने वाले इस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। दुनिया को जीतने की चाह में निकले अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों से एक बार कहा था कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है जो कोशिश करता है। अभी हाल ही में यूपीएससी 2022 का रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसे ही तमाम लोगों ने इन्हीं कोशिशों के दम पर सफलता हासिल की है। इन्हीं में से एक व्यक्ति प्रिंस कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हालिया रिजल्ट में 89वां रैंक हासिल किया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और समग्र दृष्टि परिवार की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे उस मोमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, उस पल के बारे में जब आपने रिजल्ट देखा था या रिजल्ट किसी से पता लगा था आपको। मतलब मुझे रिजल्ट पता लगा था, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो मैं थोड़ा उस दिन डाउट में था कि पता नहीं इस बार होगा या नहीं होगा। तो मैं सीसेट लगाने बैठ गया था, अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था। उसी वक्त मुझे किसी एक फ्रेंड ने कॉल किया कि यार तेरा हो गया है तो चेक कर। तो फिर मैंने रोल नंबर पहले चेक किया अपना कि ये मेरा ही है कि नहीं। फिर मैंने एडमिट कार्ड से चेक किया, फिर मुझे लगा अच्छा ये तो मेरा ही है। तो उसके बाद मैंने फिर फाइनली घर पे कॉल किया, मम्मी पापा को बताया और उसके बाद फिर बाकी फ्रेंड लोगों को कॉल किया। तो सबसे पहले आपने अपने मम्मी पापा को बताया रिजल्ट के बारे में, ठीक है। और रिजल्ट के बाद कैसा रहा है माहौल अब तक? रिजल्ट के बाद तो अच्छा लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक रिलीफ की फीलिंग हुई, यार चलो अब नहीं पढ़ना है। और उसके बाद मैं घर गया था तो काफ़ी सारा एक रिस्पेक्ट भी मिलता है आपको, काफ़ी सारे लोग मिलने आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। और लगभग हम सभी के पास एक किस्सा होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ या मैं डीएम क्यों बनना चाहता हूँ। किसी ने अपने स्कूल में किसी डीएम को देखा था, किसी ने अपने गाँव में किसी अधिकारी को देखा था। तो क्या आपके पास ऐसा कोई किस्सा है? कोई पार्टिकुलर इवेंट तो नहीं है मेरे लाइफ में कि जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था, बट ये है कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिक्स है इस तरह की चीज़ें जो है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर था, क्योंकि मैं 7-8 क्लास से लगभग न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे प्रशासन और उसमें जो पेपर वगैरह में डीएम और इस तरह की चीज़ें छपती है तो इसका आइडिया थोड़ा बहुत था। तब जोश करके एक मैगजीन आती थी दैनिक जागरण के साथ, तो उसमें कैरियर वगैरह के बारे में चीज़ें आती थी, तो यूपीएससी के बारे में आता था। तो थोड़ा सा आइडिया मुझे था, बट इसमें आना है ये मैं 12th के बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस सेक्टर में आना। तो आपने 7th क्लास में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था? तो हाँ, मतलब पापा न्यूज़पेपर लेते थे तो मुझे वो आदत लग गई थी। हालांकि वो तब है कि जो टॉपिक्स पढ़ता था वो शायद ये नहीं थे जो ही पढ़ता हूँ, बट हाँ आदत लग गई थी। तो मतलब हमें शुरुआत में ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा कोई वो बचपन में ज़रूरी नहीं होता है, बट हाँ मुझे लगता है अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है। अब आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपके बैकग्राउंड को समझते, पढ़ाई कहाँ से की आपने? हाँ, मतलब मेरी जो है इनिशियल एजुकेशन है तो मेरे गाँव में राजकीय मध्य विद्यालय है, तो वहाँ से मैंने क्लास 8 किया। फिर बगल के एक गाँव है वहाँ से 10th क्लास मैंने पास किया था। +2 भी मैंने शिवहर के एक जो कॉलेज है वहीं से पास किया। और बिहार के भीमराव अम्बेडकर जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर है वहाँ से मैंने 2018 में ज्योग्राफी विषय के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और फिर वहाँ से दिल्ली कैसे आना हुआ? ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैं दिल्ली में आ गया था प्रिपरेशन करने के लिए। मुझे सेकेंड ईयर के लास्ट तक ये आइडिया लग गया था कि यार मुझे यही जाना है, तो सेकेंड ईयर में ही मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली आकर मैंने फाइनली कोचिंग दृष्टि आईएएस में ज्वाइन कर लिया था और फिर वहाँ से मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट। तो यहाँ से अपने कोचिंग की शुरुआत की और फिर ये मददगार साबित हुआ आपके लिए? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करना है। तो कोचिंग वो जो आपको बेसिक्स है, वो फाउंडेशन है, वो एक प्रकार से आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है जिस पे आपको आगे चलना हो। तो कोचिंग में इसके अलावा दिल्ली में रहते हुए आपके कई दोस्त भी बने होंगे जाहिर तौर पर। तो दोस्त, हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना एक बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है कई बार, और उसमें आप कई बार डिमोटिवेट होंगे तो लगता है यार नहीं होगा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके सबसे बड़े सपोर्टिव पिलर है, क्योंकि आप घर वालों से दूर रह रहे हैं तो फ्रेंड ही हैं जो आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है किसी के साथ। तो हमें फ्रेंड बनाने चाहिए? मतलब कई लोग ये कहते हैं कि फ्रेंड आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं पढ़ाई से। नहीं, मैं इस मामले में जो मिथ है कि आप किसी से सबसे दूर रहिए, सोशल मीडिया सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं इस वाले लॉजिक से मैं पर्सनली सहमत नहीं रहता हूँ। मेरा मानना है कि आपके दोस्त भी होने चाहिए, बाकी जो आपकी लाइफ है सोशल वो भी चलनी चाहिए, उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्रेंड्स से को अवॉइड कर दें या पूरी तरीके से कट जाएं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप नॉर्मल लाइफ जी। इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि उनका जो बहुत लंबा समय रहा तैयारी का वो केवल इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन नहीं था। तो गाइडेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी सीनियर की, किसी बड़े की? इसके अलावा आप क्योंकि दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है? देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन में जो आपका सक्सेस है वो राइट स्ट्रेटजी से ही डिपेंड करता है। तो एज ए स्टूडेंट कई बार हमें आइडिया ही नहीं होता कि सही रणनीति क्या है।
तो यहीं पे जो आपके मेंटर्स होते हैं या फिर आपके जो सीनियर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो आपकी मदद करते हैं सही रणनीति बनाने में। तो कोई भी मेंटरशिप भी आपको इसी में मदद करता है कि यार सही डायरेक्शंस क्या है। अगर आप खुद से भी समझना चाहें तो आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सिलेबस है, ये आपको उसी स्ट्रेटजी को बनाने में मदद करता है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसा अनुभव रहा आपका? दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा था। इस बार मैंने ज्वाइन किया था और काफ़ी सारे जो मेरे एस्से के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने सबसे पहले तो अपने जो एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा करता था, तो मैं सबसे पहले उससे सीखा कि यार अच्छा ऐसे कैसे लिखना है। फिर मैंने दृष्टि के मेंटरशिप में बहुत सारे एस्से लिखे, तो फाइनली वो चीज़ें रिजॉल्व हुई। तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग जब एक माहौल में। दूसरा क्या होता है मेंटरशिप में कि लाइब्रेरी होती है, सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप पे भी एक दबाव होता है कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है। तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा अभी मतलब पिछले कुछ सालों से लगातार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बहुत हार्ड होता जा रहा है, बहुत नहीं लेकिन फिर भी हार्ड तो होता ही जा रहा है। तो ऐसे में एक प्लान बी की बात की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ होता तो आपका प्लान बी क्या था? एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि एक तो मैं यंग एज में शुरू किया था। तो जब मैं लास्ट ईयर IPS बना था तो 23-24 साल की उम्र में बन गया था, तो उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा प्लान बी के बारे में सोच नहीं रहा था। बट हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं थी बैक ऑफ माइंड कि अगर मेरा नहीं होता तो मैं शायद स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर टीचिंग के सेक्टर में जाऊँ। यानी आपके हिसाब से प्लान बी होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि UPSC थोड़ा सा अनसर्टेन होता जा रहा है, तो अगर आपके पास प्लान बी है तो अच्छी बात है। बट प्लान बी बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दो बहुत डिफरेंट एग्जाम की तैयारी एक साथ शुरू कर दें, कि आप SSC CGL और UPSC एक साथ कर रहे हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आपका प्लान बी कभी प्लान ए को काउंटर मत करें, बस इसका ध्यान रखें। ठीक है, ये तो आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में बात हुई। अब एग्जाम पर आते हैं हम। बिल्कुल। सबसे पहले प्रीवियस ईयर और सिलेबस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम कई लोगों को सुनते हैं, खासतौर पर टॉपर्स को जब सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं और जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उसको टैकल किस तरह से किया जाए, उस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किस तरह से किया जाए, सिलेबस को किस तरह से समझा जाए। देखिए, सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको समझना जरूरी है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा या आप उस पॉलिटी में जब पढ़ रहे हैं, तो क्या पूरी 600 पेज की लक्ष्मीकांत इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है? उसमें से कुछ चैप्टर हैं जैसे पार्लियामेंट है, उससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि यार इस तरीके के सवाल ये पूछ रहा है, तो उसके आपको वो देखना है कि किस तरीके की ट्रेंड है। आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इट्स ओके। प्रीवियस ईयर में कई बार लोग क्या करते हैं ना कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, इस पर फोकस करते हैं कि यार अच्छा प्रीवियस ईयर का सवाल मैं सॉल्व कर लिया तो अच्छा है, नहीं कर पाया तो खराब। उसके बजाय प्रीवियस ईयर से आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। जैसे हो सकता है कि हिस्ट्री में बहुत अनसर्टेन क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं और साइंस एंड टेक में क्या आ रहा है, जैसे अब साइंस एंड टेक में जनरल साइंस के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी पे फोकस है, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये जो पैटर्न्स में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, अब इस बार जैसे सर्टेन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, युग्म वाले सवाल बहुत सारे आ गए, तो अब अगली बार आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो पैटर्न को समझने के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो हमें बताते हैं कि पढ़ना क्या है। बिल्कुल। सिलेबस का क्या करें? सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए होते हैं, स्पेशली जो प्रीलिम्स का सिलेबस हो तो बहुत संक्षिप्त है, उससे बहुत आइडिया कुछ लगता नहीं। बट जो मेंस का सिलेबस है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो सब टॉपिक से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार उसके भीतर से सवाल आते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हर टॉपिक के बारे में आपको पास एक फेयर आइडिया होना चाहिए, और अगर आपने कोई क्लास की है तो उसके नोट्स से वो कवर हो जाएंगे, या फिर आपको जहाँ नहीं कवर हुआ है उसको आप नोट्स बना लो। तो सिलेबस से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपने जो कुछ भी मटेरियल पढ़ा है और जो सिलेबस है, क्या उसमें सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं कि नहीं हुए, या कुछ सवाल आया था वो अलग है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक तरीके से इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन की बात हुई, तो जब हम पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं तैयारी की, तो टॉपर्स बताते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है, एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम करना है। तो ये एकीकृत दृष्टिकोण है क्या, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब यह है कि जैसे 3 स्टेजेस है एग्जाम में, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो या पहले मेंस की तैयारी करो, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर है। इवन इंटरव्यू के भी बहुत सारे सवाल GS से जुड़े हुए होते हैं। चूंकि सारी चीज़ों की जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, टॉपिक सेम है, प्रश्न के तरीके अलग हैं, उसके सॉल्व करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इंटीग्रेटली दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के पहली बार करें, दूसरी बार करें। फिर जब आप एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के समय जो डेटा है उस तरीके की जो चीज़ें होती है ऑब्जेक्टिव नज़रिए से ज़्यादा पढ़ें, मेंस के समय आप आंसर राइटिंग और इशूज पे ज़्यादा फोकस करें। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का अर्थ है। तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में प्रीलिम्स कहाँ पर फिट होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो प्रीलिम्स का है कि आप स्टार्ट जब करते हैं तो आप
सारी चीज़ों को एक साथ पढ़िए, लेकिन जब प्रीलिम्स आने वाला होता है तो उसके 3-4 महीने पहले आपको उस तरफ शिफ्ट हो जाना है और वहाँ से आपको सवाल लगाने पे, अपनी एलिमिनेशन तकनीक पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। इसके अलावा प्रीलिम्स के बारे में कहा जाता है कि प्रीलिम्स आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके अनुभव और रणनीति का गेम होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो उसमें हम 20 या 30 से ज़्यादा सवाल बहुत कंफर्म नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्या, इसके बारे में आपका क्या मानना है? हाँ, मतलब प्रीलिम्स को लेकर मैंने 4 प्रीलिम्स दिए और मेरे हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुए। तो उससे मैंने एक चीज़ समझा है कि जो प्रीलिम्स है उसमें अब 30 के राउंड तो से ज़्यादा मुझे तो कभी सवाल नहीं आते थे एग्जाम हॉल में। तो उसके बाद आपका एलिमिनेशन, या फिर लोग तुक्का बोले उसको लॉजिकल गेस, बहुत सारे नाम देते हैं, अब जो कह लीजिए, वो ज़रूरी होता है। और उसमें आपकी एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में दिया हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकते हैं, ये संभावनाएं, ये मोस्ट ऑफ द केस में सही होने की चांसेज हैं। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आए तो आप उसको सही मान सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ऑल, ओनली। तो ज़्यादातर केस में, जरूरी नहीं है कि 100% केस में ऐसा हो, बट जब आप रिस्क ले रहे हैं तो एक कैलकुलेटर रिस्क ले सकते हैं कि वो गलत हो। जैसे 21 या 22 में क्वेश्चन पूछा 64 योगिनी मंदिर के ऊपर कि केवल भारत में एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तो एक बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि यार इतनी सारे मंदिर है तो ये एकमात्र कैसे हो सकता है, दूसरा हो ही सकता है। तो इस तरीके से आप जो है ना उस पेपर सेट करने वाले की जो रीजनिंग है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो जीएस का पेपर है ना वो भी आपके रीजनिंग से जुड़ा हुआ है कि आप कितना अच्छा तरीके से सोच पा रहे हैं। तो रणनीति बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और ये रणनीति आती है टेस्ट सीरीज से, मॉक देने से। बिल्कुल, आप मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए और उसमें जो आपकी गलती है उसको सीखिए, या फिर वो सवाल जो आपको नहीं आ रहा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो क्या मैं स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ सोच पा रहा हूँ, कुछ आइडिया लगा पा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है। तो ये तो प्रीलिम्स की बात हुई। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस की जब बात आती है तो उसमें आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके मुताबिक आंसर राइटिंग कब शुरू होनी चाहिए, जब प्रीलिम्स आ रहा हो या फिर जब प्रीलिम्स निकल जाए? देखिए, अगर आप क्लास वगैरह कर रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो वो कर लेना चाहिए। जैसे मुझे क्लास में मिलता था तो मैं कर लेता। यदि कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो इस पर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली कुछ वेबसाइट है जिस पे क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, तो या तो आप अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो मेंस वगैरह के अगर आप नोट्स बना रहे हो खुद से तो उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाओ। जैसे एक्सपोर्ट है तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो उसके कारण क्या है, या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल है तो क्या है, कमी है तो क्यों है, कैसे सुधारा जा सकता है, तो आपके नोट्स ही ऐसे होने चाहिए। तो वो अपने आप में एक आंसर के तरीके से हो सकते हैं। तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की जहाँ तक सवाल है तो आप मेंस के दौरान भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है, और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो मुझे लगता है कि एक बार जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको लिखना चाहिए, बट उससे पहले एक बार अच्छे ढंग से पढ़ाई। इसके अलावा जब हम आंसर्स लिखते हैं तो उसमें डायग्राम और मैप की क्या भूमिका रहती है? देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें डायग्राम मैप बहुत ज़रूरी है, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप अगर डायग्राम मैप बनाते हैं तो वो आपके उत्तर को ज़्यादा ज्योग्राफिकल बनाता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आंसर्स, अच्छे आंसर्स की अगर मुझे लगता है ना तो इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन 2 चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है और वो प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है तो मुझे लगता है वही एवरेज से एक अच्छा उत्तर बनाता है उसको। तो आपको जितना मौका मिले फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर मैप है, इसका बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम का भी हिस्सा थे, वहाँ पर भी आंसर राइटिंग होती थी, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा मददगार साबित हुई? मतलब मेरे लिए उससे काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प मिली, और उसमें ये होता है कि आप जो आंसर्स लिखे हुए होते हैं उससे आप कुछ फ्लो चार्ट और सारे डेटा ये सब मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा आइडिया मुझे था क्योंकि मेरा 4th मेंस था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया पहले से भी था। इसके अलावा एथिक्स की बात करें, मैं एथिक्स पर पूछना चाहूँगा केस स्टडीज़ के बारे में। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है? केस स्टडीज़ को लेकर कुछ चीज़ें हैं कि एक तो केस स्टडी में ये ज़रूरी है कि आप केस स्टडी को ठीक से समझें। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्टेक होल्डर क्या है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिखिए। एक अच्छा इंट्रोडक्शंस हमेशा ज़रूरी होता है, उसके लिए आप किसी कोटेशंस, किसी डेटा, इस तरीके की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अगर किसी महापुरुष ने कुछ बहुत अच्छा बोला है और उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप पॉइंट्स में अपने आर्गूमेंट दीजिए, बट आपके जो आर्गूमेंट हो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप दार्शनिक का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई डिसीजंस लेना है और मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ कि यार ये वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं इसके प्रति मैं कोई ले रहा हूँ, तो गांधी जी का टेलिस्मैन का सिद्धांत है, तो मैं उसमें लिखूंगा कि गांधी जी के टेलिस्मैन का सिद्धांत मैं इसके पक्ष में लूंगा। अगर मुझे कहीं पे कर्म पे ही फोकस करना है तो मैं कांट का जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है
निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, उसको लिख सकता हूँ कि कांट ने बोला है कि कर्म के लिए कर्म करना है। तो आपका जो आर्गूमेंट होगा एग्जामिनर की नज़र में वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डेटा है, इससे आपने जो आंसर्स हैं उसको और ज़्यादा वैलिडेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोटेशंस की बात की कि हमें अपने आंसर में कोट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ यही बात निबंध पर भी लागू होती है। तो एक बेहतर निबंध अगर किसी को लिखना हो, एक बहुत अच्छा निबंध लिखना हो, तो वो किस तरह से लिखें? सर, मेरा मानना है कि एक अच्छा निबंध वो है जिसमें बहुत अच्छा फ्लो होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि निबंध पढ़ते हुए बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती की इन्फॉर्मेशन उड़ेली गई है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लिखने के बजाय उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने पर फोकस करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे आप इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को आप थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए कहानी से शुरू कर सकते हैं। किसी बहुत अच्छी, अगर आप हिंदी मीडियम में स्पेशली ये बहुत आसान है कि आप कविताओं का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इससे चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके अलावा बीच बीच में भी जो आप ऐसे लिख रहे हैं, तो किसी महापुरुष की लाइन या फिर कोई कविता बहुत अच्छा फिट हो रहा है तो आप उसको फिट कीजिए और कंक्लूजन के ऊपर फोकस कीजिए। यानी कि सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ हमें साहित्य को भी पढ़ना चाहिए ताकि निबंध बेहतर हो सके। बिल्कुल, निबंध में साहित्य काफ़ी काम आता है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आप देखेंगे तो साहित्य के छात्रों के निबंध में अच्छे मार्क्स आने में एक वजह होती है कि वो इंटरेस्टिंग लिखते हैं। इसके अलावा मेंस में ही एक कंपलसरी इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें निबंध लिखना होता है इंग्लिश में। तो उसको आपने कैसे टैकल किया और कैसे कर सकता है अगर कोई करे तो? एक्चुअली मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, बट मुझे लगता है कि जो बेसिक इंग्लिश है, अगर आपके पास उसकी जानकारी है और आप अगर बेसिक इंग्लिश लिख पा रहे हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत उच्च स्तर की इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती। और आप जो ऐसे लिख रहे हैं तो आप हिंदी में सोच सकते हैं, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं वहाँ पर। बस अगर आप ट्रांसलेशन करने में अपने दिमाग में सक्षम हैं तो आप उसको लिख लेंगे। तो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन जो ग्रामर्स के हैं उसको पढ़ लीजिए कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होती है। थोड़ा सा अपना जो वर्ड पावर है उसको बढ़ाइए। और चूँकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक जो यूपीएससी की जर्नी में आपकी अनिवार्यता है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे धीरे धीरे खुद ही आपका वर्ड पावर जो है वो बिल्ड होगा और इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हो जाती हैं। बेसिक के आधार पर उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शनल पर बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है आपका, मैथिली लिटरेचर। ये क्यों चुना आपने? मेरा जो पहला 2 अटैम्प्ट था उसमें मैं ज्योग्राफी एज ऑप्शनल रखा था, बट मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा था, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगा यार चेंज करता हूँ, लिटरेचर लेता हूँ। अब चूंकि मैं मिथिलांचल से आता हूँ, उस जोन से आता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं मैथिली में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने मैथिली लिया। ओके, तो तैयारी कैसे की इसकी आपने, अगर किसी को इस तरह का कोई सब ऑप्शनल लेना हो तो? मैथिली के लिए मैंने कोचिंग किया था, क्योंकि मुझे मैथिली लिखना नहीं आता था। तो सबसे ज़रूरी है इसी तो किसको सीखना है, तो मैंने कोचिंग किया और कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स हैं उसी को फुलफिल किया था। मैथिली को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, जो क्लास नोट था उसके साथ स्टिक किया। तो हमने मेंस की बात की, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था और इस बार इंटरव्यू के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। तो जो पहले 2 अटैम्प्ट के इंटरव्यू थे उसके तुलना में मुझे इस बार मैं काफ़ी आश्वस्त था। इसके अलावा इंटरव्यू को लेकर अक्सर तमाम तरह की भ्रांतियाँ मौजूद हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पहले मुर्गी आई या अंडा, या आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं। तो इस तरह का कोई अनुभव रहा आपका? नहीं, ये यूपीएससी जो इंटरव्यू है उसको लेकर एक प्रकार का मिथ है। सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। तो बेसिकली आप एज ए पर्सन कैसे हैं इसको जज करना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल नहीं, वो एक सामान्य बातचीत की तरह होता है जिसमें वो आपके बैकग्राउंड, आपके एकेडमिक्स, आपके इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए सवाल के माध्यम से आपको जज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी आईपीएस में था, तो मेरी इंटरव्यू का एक जो बड़ा हिस्सा था वो पुलिसिंग और उससे जुड़े हुए चीज़ों पे पूछा गया था। तो कोई दिलचस्प सवाल अगर आपको याद आ रहा हो जिसके बारे में आप हमें बता सकते? जैसे रोल मॉडल बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करेंगे, इस तरीके से। तो आपने क्या जवाब दिया? तो जितना मैं याद कर पा रहा हूँ मैंने ये बोला था कि मैं बिहार के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाऊंगा, जिसमें एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसको चेंज किया जाए और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जाए और इस एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ लिंक किया जाए और जो बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा एग्रो वेस्ट जो बाकी इंडस्ट्री होती हैं, चाहे वो शुगर हो, एथेनॉल हो, इन चीज़ों को जोड़ा जाए। तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लिंकेज है उसको बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा चूँकि बिहार में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो बिहार में टूरिज्म के माध्यम से जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो वैसे कोई भी इंडस्ट्री जिसमें लेबर इंटेंसिव
आपको आवश्यकता होती है। तो चूंकि बिहार में वो लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो उस पर जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उस पर फोकस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो ये इंटरव्यू की बात हुई, और डैफ कितना इंपॉर्टेंट होता है उसको भरना, उसको किस तरह से भरा जाए? बिल्कुल, क्योंकि आपके इंटरव्यू का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो आपके डेफ पे डिपेंड करता है। उसके माध्यम से ही वो आपसे सवाल पूछेंगे, उसी पे आपको जज करेंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका डेफ सही से भरा जाए। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड हो, एकेडमिक्स हो, वो सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो आपकी इंटरेस्ट, हॉबी, तो इन सारी चीज़ों को फिल करते हुए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको उससे जुड़े हुए सवाल भी पड़े। तो आप जो भी भर रहे हैं उसके बारे में आप ठीक ठाक जानकारी जुटा लें, उसमें किस तरह के काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं इसको तैयार कर लें, उसके बाद भरें। और थोड़ा सा स्पेसिफिक हॉबीज़ को रखना चाहिए, जैसे वॉचिंग मूवी, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना कम हो जाती है और बहुत रैंडम हो जाता है। उसके बजाय अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखते हैं, पार्टिकुलर जॉनर की मूवी की बात करते हैं या पार्टिकुलर तरीके के जैसे शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो उससे सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका क्या हॉबी थी, आपकी क्या इंटरेस्ट था? मेरे दो इंटरेस्ट थे, एक तो रीडिंग कंटेम्प्रेरी हिंदी नॉवल और दूसरा वॉचिंग शॉर्ट फिल्म। वॉचिंग शॉर्ट फिल्म्स, किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स? मैंने इसमें जॉनर तो नहीं मेंशन किया था, बट मैं ज़्यादातर जो सोशल इशूज से जुड़े हुए हैं उस तरह की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद है। तो ये डैफ की बात हुई। इसके अलावा इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा है, बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिजल्ट इतना बेहतर नहीं रहा था। तो आपको क्या लगता है हिंदी माध्यम के सामने किस तरह की चुनौतियाँ मौजूद हैं? एक्चुअली पैटर्न चेंज होने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आई थी, पहले तो सीसेट्स को लेकर समस्या उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद कंटेंट को लेकर कई जगह, क्योंकि जीएस का वेटेज बढ़ा जिसमें करंट अफेयर हुए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं हो गई कंटेंट की समस्याएं बन रही थी। बट मुझे लगता है कि अब वो गैप्स लगभग फिल हो चुके हैं, क्योंकि लगभग हर चीज़ का ट्रांसलेटेड वर्जन आज के डेट में अवेलेबल है। तो और वही वजह है कि जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो कंटेंट का जो गैप है वो फिल हो रहा है। जाहिर तौर पे हमारी वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी हिंदी और इंग्लिश का बेहतर कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा ये तो हमने परिणाम की बात की, लेकिन इस बार परिणाम में जो सुधार हुआ है, क्या उसका कोई रीज़न आपको नज़र आ रहा है, कोई कारण समझ आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि वही है कि एक तो जो गैप्स हैं कंटेंट को लेकर वो फील हुआ है पिछले कुछ सालों में। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक, जैसे अगर हम पर्टिकुलर मेंटरशिप को ही देख ले तो एक इंटीग्रेट, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक कंपटीशन और उस तरह की चीज़ें, तो एक अच्छा माहौल भी मिला है और लोग फिर धीरे धीरे अब हिंदी माध्यम में भी ज़्यादा अवेयर हुए हैं, तो उस सारी चीज़ों का असर हो सकता है। सोर्सेज को लेकर तो वो हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है सीट बड़ा है तो उसका भी एक असर हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है बहुत लंबी रहती है, अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है वो पंचवर्षीय योजना की तरह होती है, 5 साल तो लगभग लग ही जाते हैं। आपको कम लगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, मतलब कैसे उसको लगा के रखें अपने आप को उस प्रक्रिया में? देखिए, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए अपने अंदर। बट फिर भी क्या है कि इतनी लंबी जर्नी होती है ना कि हमेशा डाउट क्रिएट होता है बीच बीच में कि यार नहीं होगा, लगता है। तो अब खुद को मोटिवेट रखने के लिए ना ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रखते हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपकी इंटरेस्ट है आप उसको उस टाइम पे फुलफिल करो। जैसे अगर मुझे पढ़ने की किसी दिन इच्छा नहीं होती थी तो मैं सोचता था यार चलो आज मूवी देख लेता हूँ, कोई वेब सीरीज देख लेता हूँ, तो उस दिन मैं उससे दूर रहता था, अगले दिन मैं फिर अपने आप को मोटिवेटेड फील करता था। या फिर मैं कोई कविताएं पढ़ लेता था, कुछ अच्छी मोटिवेशनल लाइन है तो पढ़ लेता था, तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता था। तो जो हमारा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को बनाए रखना ज़्यादा बिल्कुल। इसके अलावा आप अपनी तैयारी में दृष्टि संस्थान की क्या भूमिका देखते हैं और विकास सर के मार्गदर्शन की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि मैंने यहीं से अपनी जो यूपीएससी की जर्नी यहीं से स्टार्ट किया था, फाउंडेशन तेरे का मैं स्टूडेंट था, तो निश्चित रूप से जो दृष्टि और विकास सर की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा भी मेंटरशिप के दौरान, मॉक इंटरव्यू के दौरान, तो कहीं ना कहीं मैं लगातार जो अपने पूरे प्रोफेशन में था दृष्टि और सर से जुड़ा हुआ था। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।